ओके लाइव है, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, अमित सर के अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि हम लोग अकाउंट के सेशन में बात कर रहे हैं, और अगर अकाउंट के सेशन की बात की जाए तो हम लोग नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर में पहुंच चुके हैं, और नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर का भी ये पार्ट नंबर 10वां है, जैसा कि ऊपर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यानी कि 1 से 9 पार्ट तक कंप्लीट कराया जा चुका है। अब तक जो नए लोग हैं, अगर उन्होंने इसके पहले के पार्टों को नहीं देखा हुआ है नए साझेदार के प्रवेश के, तो प्लीज इसके पुराने सारे पार्ट पहले देख डालिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी लोग जो कि देख चुके हैं वो इस पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने पहले ही बताया था कि आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किए थे, कुछ बहुत ही अच्छे अल्फाज वहां पे लिखे थे। बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ग्रेट हूं या जो भी हूं पढ़ाने लिखाने का। देखो, अपना सबका तरीका होता है। हर टीचर बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। हाँ, ये बात अलग है कि सबके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी टीचर होते हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, आपका प्यार है, स्नेह है, इसको हम कबूल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अच्छा लगा आपके कमेंट्स को सुनकर, और भी जो लोग कमेंट करते हैं अच्छा लगता है हमें। कि ऐसा नहीं, तारीफ होती है इसलिए अच्छा लगता है। काम अच्छा कर रहे हैं अगर उसकी तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा होता है तो कमेंट भी किया करिए कि सर आज हमको समझ में नहीं आया, उसको भी हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ ग्रहण करेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा करके दिखाएं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं साझेदार के प्रवेश चैप्टर का, पार्ट नंबर 10वां है। देखिए, हम लोगों ने क्या बात कर ली थी, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने बात की थी पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता दो ही कंडीशन में खोला जा सकता है, जब या तो नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो या तो अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो रही हो साझेदार की। तो ये दो ही कंडीशन होती हैं जब नए साझेदार का प्रवेश होता है या अवकाश ग्रहण या मृत्यु, अपन एक ही मान लेते हैं, उस दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। बच्चों, मैंने ये भी आपको बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कितनी बार भी बनाया जा सकता है, कितनी बार भी बनाया जा सकता है। इन सारे मुद्दों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। बच्चा, मैंने ये भी बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना अनिवार्य भी होता है, न्याय संगत भी होता है, क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको भी यह जानने का अधिकार होता है कि फर्म की वास्तविक स्थिति कैसी है। क्या जितने भी संपत्ति दर्शाए गए हैं पुस्तकीय मूल्य पर, क्या वास्तव में उनकी कीमत उतनी ही है? क्या जो दायित्व दर्शाए गए हैं क्या वास्तव में उनकी कीमत उतनी ही है? कि ऐसा तो नहीं कि जो संपत्ति दर्शाई गई है वर्तमान में उसका मूल्य घट गया हो, या जो दायित्व दर्शाया गया हो वर्तमान में उसका मूल्य घट गया हो, तो इन सारी बातों का या बढ़ गया हो, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए न्याय संगत भी होता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लिया जाए। अच्छा, पुराने साझेदारों को भी इससे प्रॉफिट होता है। पुराने साझेदारों को बच्चा ये लाभ होता है, पुराने साझेदारों को यह लाभ होता है कि जो भी रिवैल्यूएशन से लाभ या हानि प्राप्त हो रहा होता है उसका भुगतान उन्हें पहले कर दिया जाता है। अच्छा, हानि हुई तब तो उनको नुकसान होता है, लेकिन यदि लाभ हुआ तो भी उसके लिए प्रॉफिट होता है तब जाके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य है उस मूल्य में जो भी कमी या वृद्धि हुई हो उसके बारे में उसका निर्णय करके और पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से उसका लाभ या हानि पुराने साझेदार बांट लेते हैं। बस बच्चे याद रखने कि पुनर्मूल्यांकन खाते का जो लाभ होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में बांटा जाता है, ठीक है। और किस अनुपात में? बोले सर, जो पुराना अनुपात दिया जाता है। यानी पुनर्मूल्यांकन के लाभ में नए साझेदार का कोई भी हिस्सा नहीं होता है, न लाभ में होता है न हानि में होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है? बच्चा, आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। जब हम लोग नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बता रहे थे तो मैंने आपको वहां पे दो बातें स्पष्ट की थी। पहला 31(1) और 31(2), यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार मैंने आपको बताया था कि सभी साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर ही फर्म में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, या तो किसी पूर्व में किए गए अनुबंध के तहत भी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। और 31(2) मैंने क्या कहा था कि जिस तारीख से नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा उसके पहले के किए गए किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी लिए गए लोन के प्रति वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए जब वो प्रवेश किया उसके पहले जितना भी लाभ भी हुआ है उसके लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि वो लाभ पुराने साझेदारी अपना बांट लेंगे। जिस तारीख से वो प्रवेश करता है उसके बाद की सारी दशाओं के लिए वो उत्तरदायी होता है। ये सारी बातें बच्चा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि यदि
यदि दायित्वों में किसी कारण से कमी होती है जिसके कारण से पुराने साझेदारों को लाभ होता है, और यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो पुराने साझेदारों को हानि होती है। यदि संपत्ति में के मूल्य में वृद्धि होती है तो ऑब्वियस सी बात है साझेदारों को लाभ होगा, पुराने साझेदारों को, और यदि संपत्ति में कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है पुराने साझेदारों को हानि होगा। बच्चा इसी क्रम में मैंने आपको एक थ्योरी भी याद कराई थी, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रविष्टियां यानी पुनर्मूल्यांकन हेतु जर्नल प्रविष्टियां क्या क्या होती हैं। आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर प्रविष्टि हुआ करती थी एसेट्स अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्ति के मूल्य पर घटने में एंट्री हुआ करती थी उल्टा रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू एसेट्स अकाउंट। दायित्व का मूल्य बढ़ने पर एंट्री हुआ करती थी लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, और दायित्व में कमी होने पर हुआ करती थी लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर एंट्री हुआ करती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन, और एक क्या एक सेकंड क्या हो गया, हाँ उसको बंद करके चलो नाटक को दी। हाँ, पुनर्मूल्यांकन के लाभ होने पर एंट्री हुआ करती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पुनर्मूल्यांकन की हानि होने पर एंट्री हुआ करती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एंट्री याद हो चुकी है। बच्चा आज हम लोग एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, और वो मुद्दा है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातें। आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चा ये कॉन्सेप्ट को याद करके जाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाते के सवाल को लगाने वाले हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाले या वाली योग्य बातें जो कॉन्सेप्ट बच्चा मैं यहां पे लिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, इस बात को नोट करना, ठीक है। ये मेरी बरसों की मेहनत का फल है जो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। और बस आप इसका यूटिलाइज करके और ईमानदारी से, मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है, उनकी आदत क्या होती है, पहले कुछ दिन वो पढ़ेंगे, एक महीना हमारा बैच लेंगे, फिर 5-7 दिन बाद फिर 1-2 दिन बाद क्या करते हैं, बैच को फिर से वापस लेते हैं, फोन लगाते हैं कि सर पेमेंट नहीं कर पाए या जो भी है। देखो आप परेशान क्यों हो रहे हो, 2 बातें हैं, या तो आप हम पर ट्रस्ट करके ईमानदारी से पढ़ ही लो, या तो बिना ट्रस्ट करते हुए मत पढ़ो, मत लो, है ना। लेकिन देखो ऐसे में करोगे ना यहाँ के रह जाओगे ना वहां के रह जाओगे। या तो आप जहां पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अमित सर से पढ़ना थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, अमित सर हर चीज को अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट कराते हैं, तो फिर ठीक है हम ही से पढ़ो। तो फिर ऐसा नहीं इधर से उधर से, तो ऐसा ना हो कि ना घर के रह जाओ ना घाट के रह जाओ, ठीक है। चलो तो बच्चों यहां पे ध्यान से समझना, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें। बच्चा ध्यान से यहां पे देखना, जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये इंक थोड़ा कम डाला करो, है ना, हाँ वही है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो उसके 2 पक्ष होंगे बच्चे, एक तो पक्ष होगा डेबिट और एक पक्ष होगा क्रेडिट। जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन बनाएंगे, ध्यान से समझना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अब क्लियर होती जाएंगी। जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक पक्ष होता है डेबिट और एक पक्ष होता है क्रेडिट। अब हमें यह जानना जरूरी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या आता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है। और अगर ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी तो निश्चित रूप से हमको पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसका कुछ विभाजन कर रहा हूं कि इसके डेबिट में क्या आता है और इसके क्रेडिट में क्या आता है। 2 पार्ट मैंने कर दिए, इसका ये डेबिट कर दिया और इसका ये पार्ट मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जैसा मैं आपको बताता चल रहा हूं वैसा एज इट इज आप लिखते जाना, ठीक है। वैसे हालांकि आपको ये सुविधा जरूर है कि ये सारी चीज नोट्स में भी मिलेंगी, भले यहां पे थ्योरी नहीं आती है लेकिन एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। अब अगर आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें समझ ली तो निश्चित रूप से इस चैप्टर के पूरे सवाल आपसे पुनर्मूल्यांकन खाते के बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। बहुत आराम से समझना, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है, तो देखो संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। जो कमी आती है, संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। इस बात में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे साझेदारों या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है। अच्छा, यहां पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा, संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है, संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये क्या है, आपको जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। जो वृद्धि होती है उसे क्या करते हैं, बोले सर उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बोले सर उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपके मन में यहां पे कई सारे प्रश्न उठने लगे होंगे। पहला प्रश्न कि सर संपत्ति के मूल्य में कमी का क्या मतलब है। बच्चा, एक तो कमी कैसे पता चलेगी, बोले सर आपको बैलेंस शीट में जो मूल्य दिए रहते हैं, बैलेंस शीट में जो भी संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य दिए रहते हैं वो सारे के सारे पुस्तकीय मूल्य पर होते हैं। आप सबने, इसीलिए आप सबको पहले फर्म का विघटन चैप्टर पढ़ाया गया है ताकि आपको पता चल सके कि पुस्तकीय मूल्य और बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या होता है। मैं यहां पे एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चिट्ठे में जो भी दर्शाए गए मूल्य होते हैं वो पुस्तकीय मूल्य कहलाते हैं और जो भी नीचे समायोजन में मूल्य दिए रहते हैं उन्हें वास्तविक या बाजार मूल्य कहते हैं। तो पुस्तकीय मूल्य और बाजार मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है उसी ही तो हम कह रहे हैं। यदि चिट्ठे में कोई बिल्डिंग 10,000 की दी हुई है और वर्तमान में वो 12,000 की हो गई है तो सिंपल सी बात है उसमें संपत्ति में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट में 2,000 लिखे जाएंगे। यदि कोई संपत्ति 8,000 की दी हुई है और वर्तमान में 6,000 की हो गई है, मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डेबिट में लिखे जाएंगे। चीजें समझो, तो परेशान क्यों रहे हो, मैं खड़ा हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बोले दायित्वों के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट क्या है, बोले सर दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि अगर होती है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। दायित्वों के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। और इसके अपोजिट यदि दायित्वों के मूल्यों में कमी होती है, अब पुस्तकीय मूल्य दिया होगा, बाजार मूल्य में यदि कमी हुई होगी तो इधर लिखेंगे। दायित्वों के मूल्यों में यदि कमी होती है, यदि कमी होती है तो उधर उसे कहां लिखते हैं, बोले उसे सर पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। अब कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि लायबिलिटीज या दायित्व क्या होते हैं और संपत्ति क्या होती हैं। देखिए बच्चा, आप सबने बैलेंस शीट पढ़ रखी है, मैं बिल्कुल बता के आने बनाऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक तो लायबिलिटीज होती है, एक एसेट्स होता है। लायबिलिटीज में वहां पे कैपिटल होती है, क्रेडिटर्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी चीजें लायबिलिटीज या दायित्व कहलाती हैं। दायित्व का मतलब होता है कि संपत्ति, जो दायित्व का मतलब होता है कि फर्म के द्वारा इनका भुगतान करना, यानी ये फर्म के ये सारी चीजें क्या है, ऋणी है, फर्म को इनका भुगतान करना पड़ेगा। संपत्ति में जैसे बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ये सारी चीजें संपत्ति होती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि इनको बेचकर ही तो दायित्वों का भुगतान किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। फिर यदि किन्हीं नए दायित्वों का निर्माण किया जाना है,
यदि किन्हीं नए दायित्वों का निर्माण किया जाना है। मतलब कोई भी ऐसे दायित्व जो पहले से पुस्तकों में नहीं लिखे हों और फिर उसी समय निर्माण किए गए हों। यदि नए दायित्वों का निर्माण किया जाना है तो फिर उसका लेखा कहां होगा? बोले पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में। नए दायित्वों का निर्माण किया जाना है। बिल्कुल भी परेशान मत होना, जब मैं इसके सवाल बताऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप फिट होते जाएंगे लास्ट तक। यदि नए दायित्वों का निर्माण करना है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में करना है। इसी के जस्ट अपोजिट, यदि नई संपत्ति का निर्माण करना है, यदि नए संपत्ति का निर्माण करना है, यदि नई संपत्ति का निर्माण करना है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। यदि नए संपत्ति का निर्माण करना है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस में लिखा जाता है? बोले सर क्रेडिट में लिखा जाता है। उसके बाद ध्यान से समझो, यदि डूबत ऋण संचय करना है, डूबत ऋण को संचय करना है, सबसे ज्यादा आपको यही परेशान करने वाला है। डूबत ऋण को संचय करना है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। डूबत ऋण को संचय करना है तो उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और बच्चा इसके जस्ट अपोजिट, यदि डूबत ऋण से कम करना है, यदि डूबत ऋण से कम करना है, यदि डूबत ऋण से कम करना है तो उसे कम करना है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। डूबत ऋण को संचय करना है तो डेबिट में लिखते हैं, और डूबत ऋण से कम करना है तो उसे अपन कहां लिखते हैं? बोले सर उसे अपन क्रेडिट में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, दिख रहा बोर्ड में, ठीक है। कितना लिखते हैं? बोले सर क्रेडिट में लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। यदि डूबत ऋण से अधिक या आका गया लिखा हो, से अधिक या आका गया लिखा हो तो चिट्ठे में प्रदर्शित डूबत ऋण से मिलान करते हैं। डूबत ऋण से मिलान करते हैं। यदि डूबत ऋण संचय दिखाई दे रहे हों, यदि डूबत ऋण संचय दिखाई दे रहे हों तो उसे लिखते हैं डेबिट में, तो उसे डेबिट में लिखते हैं बढ़ी रकम को, बढ़ी रकम को। यही जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाता है कि यदि डूबत ऋण से अधिक आंका गया हो, और चिट्ठे में प्रदर्शित डूबत ऋण से मिलान करते हैं। यदि डूबत ऋण कम हो, यदि डूबत ऋण, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कम हो तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, बच्चा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इधर का योग जोड़ा जाता है और इधर का योग घटाया जाता है। यदि क्रेडिट शेष अधिक है तो यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन का लाभ आता है। क्या आता है? बोले सर यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन का लाभ आता है, और पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ बांटा जाता है वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। और यदि बच्चा मान लो सपोज दैट कि डेबिट शेष ज्यादा आता है तो यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन से हानि आती है। क्या आती है? बोले सर पुनर्मूल्यांकन से हानि आती है। क्या आती है? बोले पुनर्मूल्यांकन से हानि आती है। और बच्चा यदि पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि आती है, यदि पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि आती है तो उसे पुराने साझेदारों में
तो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है। ठीक है, ओके। यहां पे आपने ध्यान से देखा होगा, यहां पे आपने बच्चा ध्यान से देखा होगा कि पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ या हानि आता था उसे हम नए साझेदार को बिल्कुल नहीं देते थे, पुराने साझेदारों को ही देते थे। नए साझेदार से पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि से कोई भी मतलब नहीं होता था। बच्चा इसका मतलब ये स्पष्ट होता था, बच्चा इसका मतलब ये स्पष्ट होता था कि पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि में नए साझेदार का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होता है, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होता है। अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, अगर आपको बच्चा इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आपको रिवैल्यूएशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इन कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करिए। रट्टा हमको नहीं मारना है। देखो, हमको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर मुझे रट्टा ही मरवाना होता तो मैं डायरेक्ट आके सवाल करता ना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों लिखता है यहाँ पे। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चीजें क्या ना, आपको हमेशा रट्टा मरवाने वाला काम किया गया, इसीलिए तो आपसे अकाउंट आती नहीं है। ठीक है, ईमानदारी वाली बात तो यही है ना, बात को समझो भाई। हमको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है, बोले नाम मात्र। अब यदि ये नाम मात्र है तो आपको अमित सर ने बताया हुआ है कि इसके डेबिट में क्या होंगे, बोले सर व्यय होंगे, और इसके क्रेडिट में क्या होंगी, बोले सर आय होगी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो व्यय हो रहा है कि आय हो रहा है? भाई आप फर्म हो, आपके संपत्ति में यदि कमी हो रही है तो व्यय हो रहा, तो इसलिए यहां पे डेबिट में लिखा। अगर आप फर्म हो, आपकी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा, बोले सर आय हो रहा, इसलिए वहां पे क्रेडिट में लिखा गया। यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है, भाई दायित्व तो पहले 10,000 के थे जिन्हें हमें चुकाना था, आज दायित्व तो 15,000 के हो गए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं, तो हमारा क्या हुआ, बोले हमारा लॉस हुआ। व्यय या लॉस एक ही बात होता है, व्यय या लॉस या व्यय या हानि एक ही बात होता है। जिस तरीके से आय या लाभ एक जैसे होता है, तो भाई यदि दायित्व में वृद्धि हो गई है, भाई यदि मुझे 12,000 का दायित्व चुकाना था, आज 18,000 के हो चुके हैं, तो दायित्व के मूल्य में तो वृद्धि हुई है। और यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई है तो किधर लिखेंगे, बोले सर डेबिट में आएगा क्योंकि लॉस हुआ है। और यदि दायित्व के मूल्य में कमी हुई है, मान लो 12,000 के दायित्व थे, 8,000 चुकाना है, तो 4,000 की कमी हुई है, तो भाई लाभ हुआ हमारा, तो उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब यदि कोई भी दायित्व नहीं थे और नए दायित्व का निर्माण कर दिया गया है, तो सिंपल सी बात है हमारी हानि होगी। जब एक भी दायित्व नहीं थे और नए दायित्व का निर्माण कर दिया गया है तो हमारी हानि होगी। और यदि हानि होगी तो किधर लिखेंगे, बोले यदि हानि होगी तो उसको डेबिट में लिखेंगे। आगे यदि हमारे पास नई संपत्ति का निर्माण करना है तो हमारा लाभ होगा, भाई हमारा लाभ ही बढ़ेगा संपत्ति का निर्माण करने से, तो उसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। डूबत ऋण को संचय, भाई यदि डूबत ऋण 1,000 के हैं और उनका ऊपर से संचय करना है, या डूबत ऋण एक भी नहीं है, बैड डेबिटर्स, हमेशा याद रखना डूबत ऋण का संबंध देनदार से होगा। इस बात को नोट करके मैं लिख दूं, ठीक है, इस बात को मैं नोट करके लिख देता हूं कि डूबत ऋण का संबंध हमेशा देनदारों से होता है। मैं इस बात को बता दूं, डूबत ऋण का संबंध हमेशा देनदारों से होता है। डूबत ऋण का संबंध हमेशा देनदारों से होता है। डूबत ऋण का संबंध हमेशा देनदारों से होता है। 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 डूबत ऋण का संबंध हमेशा देनदारों से होता है। अब वो डूबत ऋण होते क्या है, मान लो हमारे 8,000 के देनदार थे। देनदार वह व्यक्ति होते हैं जिनको फर्म ने क्या दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है या तो उधार माल दिया हुआ है। अब उनमें से जो व्यक्ति पैसा नहीं चुका पाते हैं या उधार माल का पैसा लिया हुआ नहीं चुका पाते हैं, उन्हें हम लोग डूबत ऋण में डाल देते हैं। अब यदि मान लो जितना डूबत ऋण संचय हो रहा है, इसका मतलब व्यापार की क्या हो रही है, हानि हो रही है। भाई अगर एक भी डूबत ऋण नहीं है तो अच्छी बात है ना, हमारा पैसा एक भी नहीं डूबा। लेकिन यदि डूबत ऋण संचय हो रहे हैं, डूबत ऋण बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है होगा क्या, बोले सर हानि होगी। और यदि डूबत ऋण संचय होंगे तो कहने का मतलब है कि ये व्यय में आएंगे, तो डूबत ऋण संचय को हम लोग व्यय में लिखते हैं, यानी कि डेबिट में लिखते हैं। लेकिन यदि डूबत ऋण कम हो रहे हो, मान लो डूबत ऋण पहले से 1,000 के थे और फिर
डूबत ऋण 500 हो गए घट करके, इसका मतलब 500 सीधे घट गए हमारे, तो उसके साथ क्या हुआ, बोले हमारा प्रॉफिट ही तो हुआ भाई। अगर डूबत ऋण, मान लो सपोजेड आप में से मेरे 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो फीस मेरी लिए हुए हैं और अभी तक पेड नहीं किया, मान लो सपोज दैट, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई है वो हमारा फीस नहीं पेड कर रहा, तो वो तो हमारा 3-4 बच्चे डूबत ऋण में चल रहे हैं। अभी क्या है, मेरी वो व्यय है हो रहा है, एक और आ गया तो और व्यय हो गया मेरा। लेकिन मान लो उनमें से 3 बच्चों ने पैसा पेड कर दिया तो हमारे डूबत ऋण घट रहे हैं, तो हमारा फर्म का, संस्था का लाभ हो रहा। तो भाई ये क्या हो रहा, बोले सर ये हमारा सिंपल सी बात है लाभ है, तो इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है। इस भाषा को समझो क्योंकि सबसे कठिन यही भाषा है। अब देखिए होगा क्या कि ध्यान से समझना, इस लाइन को समझो, आपको पूरे रिवैल्यूएशन में यही परेशान करेगी, ठीक है। ध्यान से समझो होगा क्या, ध्यान से समझो, बाकी सवाल जब करेंगे तब तो चीजें फाइनल हो गई। अभी ध्यान से समझो होगा क्या कि डूबत ऋण आके जाने की या डूबत ऋण से अधिक होने के बारे में क्वेश्चन में दिया होगा। ध्यान समझना, डूबत ऋण से अधिक होने के बारे में या डूबत ऋण आके गए बारे में क्वेश्चन में लिखा होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में डूबत ऋण को देखना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में डूबत ऋण को देखना होगा। यदि बैलेंस शीट में डूबत ऋण 1000 के हैं और यहां डूबत ऋण 1200 रुपया से अधिक आके गए हैं, इसका मतलब 200 रुपये के डूबत ऋण संचय हुए हैं। यदि डूबत ऋण बैलेंस शीट में 1000 लिखे गए हैं, नीचे लिखे गए हैं कि डूबत ऋण 1200 रुपया से अधिक आके गए हैं, इसका मतलब 200 के डूबत ऋण का संचय हुआ है। और यदि संचय होगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। और यदि बैलेंस शीट में डूबत ऋण 1000 के लिखे गए हैं और डूबत ऋण आका गया 800 से है, तो 200 रुपया की कमी हुई है, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बस यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। बाकी बच्चा अगर नहीं समझ में आया, लास्ट वाला पॉइंट जब सवाल बताऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बच्चा एकदम से स्पष्ट बताओ, सारी बातें एकदम शीशे की तरह साफ है कि नहीं है? बिल्कुल साफ ही होंगी। एक बात मैं आपसे बता दूं, देखिए पैसा मैटर जीवन में कभी नहीं करता है। पैसा मैटर जीवन में कभी नहीं करता है बेटा। आपके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अभी कल एक, मैं नाम तो नहीं लूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कल एक बच्चे को मैंने यहां पे क्या किया, ब्लैक लिस्ट किया, उसको यहां से भगाया, हटाया, उसके पैसे भी मैंने रिफंड किए, ठीक है। उसके पैसे भी बिल्कुल, अगर आप में से कोई हमारा वीडियो शेयर करता है तो परेशान मत हो, मैं पैसे कसम से रिटर्न कर दूंगा उसका। बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। आप हमारे चैनल से कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, या तो शेयर करके एग्जिट हो जाओ तो भगा दूंगा मैं, पैसे रिफंड करूंगा। मैं पैसे किसी के खाने वाला नहीं, कितना भी मैं बोलता रहूं, ठीक है। मैंने उसको पैसे भी रिफंड किए, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, मैंने उसके पैसे भी रिफंड किए। बच्चा नुकसान किसका हुआ, उसका हुआ कि मेरा हुआ? मेरा क्या हुआ, मेरा अगर एक बच्चे ने रिफंड कर दिया तो 10 बच्चों से मुझे 300 मिल जाने, 600 मिल जाने हैं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अब तो हमने फीस भी कर दी है कि जो पुराना बच्चा हमसे लेगा उसको हम 600 रुपया 900 रुपया में देने वाले हैं भाई। या तो शुरुआत से वीडियो नहीं देखे वो हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो। किसी दोस्त को वीडियो शेयर करने के चक्कर में अगर आपको मैंने ब्लॉक कर दिया तो सोचो आपकी पढ़ाई फिर कैसी होगी। अब अगर हाँ आपको अपने फ्यूचर से बढ़ के अपने मित्र का फ्यूचर दिखता है तो फिर अच्छी बात है, आप शेयर करो, ब्लैकआउट हो जाओ। ऐसे में दोनों का नुकसान है ना तो वो देख पाएगा ना तो आप। आपके पास जितने भी वीडियो है आप कितना भी डाउनलोड कर लो, जिस टाइम पे हमने यहां से प्राइवेट कर दिया तो वो आपका मेमोरी में तो जाता नहीं है, यूट्यूब में ही सेव रहता है, तो वैसे भी वो वहां पे नहीं चलने वाला है। इसलिए आराम से ईमानदारी से जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ बेटा, ठीक है। और पेड बैच आपने अगर नहीं ले रखा है, अगर ये कुछ क्लासेस कभी कभी पब्लिक भी हो जाती हैं जो हमारे द्वारा ही की जाती हैं, तो आप ये मत सोचा करो कि सर ये तो क्लास पब्लिक थी, हमने ही की थी वो क्लास, हम कुछ भी करेंगे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे लैपटॉप के माध्यम से होगा। आपको कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते जाइए, जैसे कि आपने भरोसा बनाया हुआ है। लगातार हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, इंग्लिश भी लगातार चल रही है, पूरी अकाउंट भी लगातार चल रही है, और कंप्लीट सिलेबस कराएंगे पूरा A to Z, पूरे पेपर लगातार 8-8 घंटे 7-7 घंटे भी मैं क्लास लूंगा। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आपने तो इतना ट्रस्ट किया हुआ कि भरोसा है आपको, स्टडी भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट है। अब एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं रिवैल्यूएशन के। अभी आपको क्वेश्चन केवल देखना, लिखना कुछ नहीं। अच्छा इसके स्क्रीनशॉट खींच लेना, अभी तक क्या कर रहे थे, चलो ठीक है स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, वरना इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, तो परेशान वाली बात नहीं है। इस चैप्टर का पीडीएफ अभी तक आपने मांगा नहीं है, बड़ा अच्छा लगा है ना। अब आप समझ गए कि जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तो पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी, अमित सर भेज देंगे। अमित सर अपने लिए थोड़ी पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, आप ही लोगों के लिए तो रखे हुए हैं। टेंशन वाली क्या बात है भाई, आप बोलोगे तो मैं सारा पूरी अकाउंट का पीडीएफ एक साथ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आराम से पढ़ते रहो, जितना पढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल, बस बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते रहो,
पढ़ते रहो, अच्छा अपना रिजल्ट बनाओ, अपना नाम रोशन करो यार, मेरा भी नाम रोशन करो, है ना। और क्या, आपके छोटे भाई बहन कल को पढ़ेंगे तो हम ही से तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे यार, इससे अच्छा टीचर तुमको मिलने ही वाला नहीं है। चलो ठीक है। तो बच्चा कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं रिवैल्यूएशन के। अभी आपको सवाल केवल देखना है, कॉपी में बिल्कुल भी आपको नहीं उतारना है। आपको जो मैंने ये पूरा पढ़ाया ना, जो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूं, उस फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। कल मैं आपको इसके पूंजी खाते का मैटर लिखाऊंगा और फिर जाके हम लोग एक कंप्लीट सवाल करेंगे, तो अभी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये जो फॉर्मेट मैंने बताया था ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सर एक काम करिए, एक सवाल स्क्रीन पे लगा दीजिए। कौन सा लगाना है? बोले सर आप लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। बच्चा मेरे में क्वेश्चन नंबर 32 है, आप में कौन सा नंबर है आप चेक कर लो, बोर्ड पे क्वेश्चन लग चुका है, आप उससे मिलान कर लो। क्वेश्चन नंबर 32, बीच के क्वेश्चन कहां है सब बताया जाएगा, ध्यान से पहले भी देखो। क्वेश्चन नंबर 32 आप मैच कर लो, शिवपुर के कराहे और असलम एक फर्म में। अभी क्वेश्चन को लिखना नहीं है, ना ही आंसर अभी आपको लिखना, ना ही स्क्रीनशॉट खींचना है। मैं केवल जो अभी आपको मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि चीजें आपको यदि फॉर्मेट के माध्यम से नहीं समझ में आई हैं तो यहां पे समझ में आ जाएंगी। फिर अभी हम लोग इस सवाल को फिर करेंगे, बाकायदा करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से अभी समझो, आपको तो अभी पता ही चल चुका होगा कि हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, शिवपुर के कराहे और असलम एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। लेनदार कितने के हैं? 30,000 के हैं। कैपिटल कराहे की दी हुई है 30,000, असलम की 20,000। भवन दिया हुआ है 20,000, मशीनरी दी हुई है 9,000, देनदार 45,000 के हैं और आयोजन यानी प्रोविजन, इसी को डूबत ऋण जिसको बोलते हैं, 8,000 का दिया हुआ है। विनियोग 8500 का है, कैश 5500 रुपया का दिया हुआ है। संयोजन में बच्चा दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2018 को पिछोड़े को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश दिया गया। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। श्री पिछोड़े को लाभ का 1/3 भाग दिया जाएगा। वह पूंजी के 12,000 रुपया तथा ख्याति के 9,600 रुपया लाएगा। भवन का मूल्य 30,000 रुपया और मशीनरी का मूल्य 8,000 रुपया रखा जाएगा। डूबत ऋण आयोजन 2,000 से कम कर दिए जाएंगे। विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपया था जो कराहे द्वारा ले लिए जाएंगे। अब यदि कोई संपत्ति या कोई दायित्व किसी साझेदार के द्वारा ले ली जाती है, इन सभी के बारे में, इनका मैटर हम लोग पूंजी खाते में स्पष्ट पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी आपको केवल मैंने जो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाया है उसके बेस से मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार हम लोग रिवैल्यूएशन कैसे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने रिवैल्यूएशन स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है भैया मेरे, अभी मैंने रिवैल्यूएशन स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। अभी हम लोग रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो जो हमने फॉर्मेट बनाया है ना, उसी फॉर्मेट के माध्यम से एक सवाल हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको वो फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सुबह सुबह की क्लास है, जबरदस्त पढ़ो ना यार, मजा ना आए तो पैसा वापस करवा लेना अपना और का, जान लोगे कहा हमारी। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे बनाना, ठीक है। यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। क्यों सेम बनाना? अरे दादा पहले ही तो बता चुका हूं कि पुनर्मूल्यांकन खाते लाभ हानि संयोजन खाते की तरह ही होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। आप लोगों ने क्या ना, आप लोगों का दिमाग बहुत है, कसम से बता रहा हूं, बस उसको यूटिलाइज आपने नहीं किया और ना ही आपको कभी यूटिलाइज करने के लिए कहा गया, है ना। बस रट्टा मरवाते गए और आप रटते गए, यही तो दिक्कत वाली बात थी ना। चीजें समझ के करते ना, ऐसा पढ़ा दूंगा जीवन में कभी नहीं भूलेगा यार, क्या बात कर रहे हो। तुम पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों को भी पढ़ाना, तब भी नहीं भूलेगा। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम, पिछौड़े को 1/3 भाग दिया जाएगा, इसका भी कोई टॉपिक यहां पे नहीं है। पूंजी के 12,000 ख्याति के 9600 रुपया लाएगा। जब हम लोग कल पूंजी खाता बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नया साझेदार के द्वारा पूंजी लाई जाएगी वो उसके पर्सनल पूंजी खाते में क्रेडिट होगी, और जो उसके द्वारा ख्याति लाई जाएगी वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में क्रेडिट में बांट दी जाएगी। इसका अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मत उठाओ, समझ गए बात को। यही होगा, कल स्टार्ट से बताऊंगा पूंजी खाता इसका। मैंने बताया इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन उसका पूंजी खाता एग्जाम में पूछा जाता है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बता चुका हूं, उसका सवाल बता रहा हूं। पूंजी खाते का फॉर्मेट नहीं बताया, सवाल भी नहीं बताऊंगा, केवल रिवैल्यूएशन कराने वाला हूं। हालांकि मैंने नॉर्मल बता दिया कि
नया साझेदार जो पूंजी लाएगा उसको उसके पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे और नया साझेदार जो ख्याति लाएगा उसे पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। कल बात करेंगे, क्यों परेशान हो रहा है, आगे बढ़ो। भवन का मूल्य 30,000 रुपये और मशीनरी का मूल्य 8,000 रखा गया। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो ऊपर जो लिखा हुआ है वो पुस्तकीय मूल्य है, नीचे जो है वो वर्तमान है। ध्यान से समझना, भवन का मूल्य पहले कितना था, तो पहले का मतलब कहां देखेंगे, पहले का मतलब कहां देखेंगे, बैलेंस शीट में। हमने बैलेंस शीट में देखा कि भवन का मूल्य 20,000 था, भवन का मूल्य 20,000 था। आज भवन का मूल्य कितना हो गया है, बोले 30,000। पहले भवन का मूल्य कितना था, 20,000। आज भवन का मूल्य कितना हो गया, 30,000। कितने की कमी या वृद्धि हुई है, बोले सर 10,000 की। क्या, बोले वृद्धि। यदि वृद्धि हुई तो किधर आएगा, बोले 22 में आएगा। किधर आएगा, बोले 22 में आएगा। किधर आएगा, बोले 22 में आएगा। क्यों 22 में आएगा, बोले सर आपने अभी अभी बताया कि संपत्तियों में वृद्धि होती है, तो किधर आता है, 22 में आता है। क्लियर है ये बात, कैसे पढ़ना ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, मशीन का मूल्य 8,000 रखा जाए। मशीन का पहले मूल्य कितना था, बोले सर मशीन का पहले मूल्य 9,000 था। मशीन का पहले मूल्य कितना था, बैलेंस शीट में लिखा होगा। बैलेंस शीट में जो मद दी रहती है वो पुस्तकीय मूल्य पहले की मद है, जो समायोजन में दिया है वो आज की है। साझेदारी फर्मों का विघटन चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। पहले मशीन का मूल्य कितना था, बोले 9,000 था। आज मशीन का मूल्य कितना है, 8,000 है। यानी मशीन के मूल्य में क्या हुई है, बोले सर कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, बोले 1,000 की। तो 1,000 आप कहां लिख दो, बोले यहां लिख दो, क्योंकि मशीन के मूल्य में कमी हुई है, संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डूबत ऋण आयोजन 2,000 से कम कर दिया जाए। सीधे आप लिख लो बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व। डूबत ऋण आयोजन का मतलब बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व। बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना लिखना है, बोले ये लिखना है कितना, बोले 2,000 रुपया। कितना लिखना है, बोले ये लिखना है 2,000 रुपये। कितना लिखना है, बोले ये लिखना है 2,000 रुपया। आगे चलो, आगे चलो। डूबत ऋण 2,000 से कम कर दिए जाएंगे। विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपया था, जो बाद में किराए ने ले लिए। किराए ने जो लिए हैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। 6500 रुपया विनियोग का बाजार मूल्य। विनियोग का बाजार मूल्य कितना है, बोले 8500 है। सॉरी, पुस्तक मूल्य 8500 है। पहले विनियोग कितने के थे, 8500 के थे। आज विनियोग कितने के हो गए, 6500 के। हुआ क्या, बोले कमी। कितने की, बोले 2,000 की। और यदि संपत्ति है, बोले विनियोग संपत्ति है, कमी हुई है, बोले बिल्कुल, तो किधर आएंगे, बोले सर 2 में आएंगे। कितने के, बोले सर 2,000 की। कितने के, बोले सर 2,000 के। अब बताओ कुछ दिक्कत है, सवाल बनके तैयार हो चुका है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनके तैयार हो चुका है बच्चा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनके तैयार हो चुका है। इधर आ जाएगा 12,000, इधर आ जाएगा 12,000। 12,000 में 3,000 घटाओगे तो बच्चा ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, बोले सर 9,000 रुपया। कितना, बोले सर 9,000 रुपया। और यहाँ पे साझेदारों के नाम क्या है भाई, साझेदारों के पुराने कराहे और असलम। क्या है, बोले सर कराहे और असलम। क्या है, बोले सर कराहे और असलम। और बच्चा ये 9,000 रुपया को बांट देना है। अनुपात दिया होगा ऊपर 3:2 के अनुपात में, यानी कि 3/5 और 2/5। यानी कि 9,000 रुपया को अगर आप 3/5 में बांटेंगे तो इसको आएगा 5400 रुपया। और 5 18 दूनी 3600 रुपया। हमने बांट दिया कराहे और असलम को 5400 रुपया और 3600 रुपया दे दिया। आप पुनर्मूल्यांकन का लाभ देख सकते हो कि कहां पे आया है, बोले सर लाभ आया है। ये बातें तो मैंने आपको एक फॉर्मेट के माध्यम के लिए बताया। अब इसको लिखना उखना नहीं है, अब इसको बिल्कुल नहीं लिखना है। अभी तो हम लोग केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सवाल थोड़ी बता रहे हैं। अभी तो मैंने फॉर्मेट बताया, रिवैल्यूएशन तो चुटकियों में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे भाई, टेंशन क्या ले रहे हो, समझ रहे हो। ये चैप्टर सबसे कठिन है, सबसे सरल होने वाला है, और जितने भी चैप्टर हैं सब बहुत सरल होने वाले हैं। बस दिमाग को लगा के बैठ के मेरे से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन का हो गया बच्चा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कल हम लोग इसी के आगे पूंजी खाते के बारे में पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि पूंजी खाता साझेदारों का कैसा बनाया जाता है। और पूंजी खाता पढ़ने के बाद पहले तो वो थ्योरी एक करेंगे, कौन सी, वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर। अब पढ़ाऊंगा तो तुमको वो थ्योरी समझ में आएगी, समझ जाए, बिल्कुल समझ में आएगी। कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं, जो मैंने बोला हुआ है मुझे सब कुछ याद है। तो वो करेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाते का सवाल लगाएंगे। मैं 2 सवाल लगाऊंगा, आप 10 मुझे लगा के दिखाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। तब तक के लिए
आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने अपना कीमती वक्त जाया करते हुए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल के हमें सौंपा, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करते रहिए। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि वैसे तो ऑनलाइन का पेड बैच बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई रिलेटिव्स है जो हमसे बैच परचेज करना चाहता है तो मेरे बिहाफ में प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए। अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो बैच हमसे ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनको यदि पुरानी क्लासेस भी चाहिए होगा तो उसका अलग से चार्ज जरूर लगेगा आपसे, ठीक है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन ढंग का तैयारी करो, मस्त तैयारी करो, यहां पे पूरी कंप्लीट होगी। अगर अमित सर ने कोई चीज बोली हुई है ना, तो वो फिर अमित सर का कैरियर कितना भी पीछे हो जाए, लेकिन आपको दी गई जवान में पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर मैंने बोला है कि मैं पूरी अकाउंट यहाँ पे पढ़ा के और इंग्लिश कंप्लीट करा के ही मानूंगा, तो बच्चे समझ जाओ कि पूरी अकाउंट और इंग्लिश कंप्लीट ही होने वाली है और अध्ययन भी, ठीक है। चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स के वीडियो जो मिले हैं उनको आराम से पढ़ते रहो। हिंदी की ग्रामर भी करवाई जा रही है, तो बस फिर क्या है, आराम से पढ़ो, मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूं ही हमारे चैनल को लाइक करते रहो। थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।